he should be a judge of high court or high courts for 5 years. For 5 years in continuation. This is the 2A. And the point 2 is he should be lawyer of high court, public courts for 10 years. For 10 years in succession. Succession means कि एक हाई कोर्ट में काम कर रहा है या दूसरे हाई कोर्ट में उसी कंटिन्यूएशन में, उस कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, 10 years का होना चाहिए, 10 years experience. And here it is the 5 experience. And the third and very important point is he should be prominent jurist. Only these 3 criteria had been mentioned. And one and very important point in that, nowhere it is mentioned what should be the minimum age of the appointment of the judges of the Supreme Court. कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए. हाँ, मैक्सिमम एज दिया हुआ है कि either he has attained the age of 65 or he has completed the normal tenure of appointment of the judges. Higher limit is given, lower limit is nowhere mentioned. अब देखिए, he should be a citizen of India, that is okay for all. Citizenship is not mentioned, it should be by birth or it should be by naturalization or registration or whatever. So any citizen of India, they can become the Chief Justice of India. Second, he should be a judge of High Court for 5 years. अब आप देखिए, हाई कोर्ट का अगर कोई जज होगा तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया है कि he must be a judge of other and he must be a important lawyer and etc. इसका मतलब ये जज यहाँ तभी पहुंचेगा जब वो पहले हाई कोर्ट में जज होगा, और हाई कोर्ट में वो जज तभी होगा जब वो इम्पोर्टेंट लॉयर होगा या किसी इम्पोर्टेंट जज के पोस्ट पे रहा होगा. थर्ड पॉइंट, he should be a lawyer of high court for 10 years. 10 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वो लॉयर रहा हो. They can also become the Chief Justice Judge of the Supreme Court. जो थर्ड एंड इम्पोर्टेंट है, he should be a prominent jurist. He obliques T, both. He should be a prominent. अब यहाँ पे प्रोमिनेंट जूरिस्ट का मतलब क्या होता है, और यहीं पे वो एज वाला जो फैक्टर मैं आपको बोल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो 25 साल के एज में ही उसको जुडिशरी का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए, कानून का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए. और आपने देखा है कि बिहार में कुछ लोग ऐसे हुए हैं, तथागत तुलसी एंड एक्सेट्रा, they get the certificate of high school, inter, even though UGC allowed to participate in the NET exams, now they are professor and etc. तो अगर कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको जुडिशरी का बहुत अच्छा नॉलेज है, एज उसकी कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, बट he or she may be the judge of the Supreme Court. So these are the basic criteria in our constitution. लेकिन ये तो ठीक है, ये तो उनकी क्वालिफिकेशंस है. उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? पहले उनका अपॉइंटमेंट होता था कि जजेस की सीनियरिटी के ग्राउंड पे उसकी लिस्ट बना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिनिस्टर्स को भेजते थे, मिनिस्टर कैबिनेट को भेजता था, कैबिनेट उस पर अप्रूवल दे करके राष्ट्रपति के पास भेजता था और राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट कर देता था. बट दैट टाइम द प्रोसीडेंस वाज दैट सीनियर मोस्ट का ख्याल रखा जाता था कि एटलीस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, she or she must be senior most by age and whatever.
लेकिन जब ये सिस्टम तोड़ा जाने लगा और ये सिस्टम उसमें अपने हिसाब से जजेस को बैठाए जाने लगे, जैसा आज हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि अपनी मर्जी से जज को बैठा दो, जब जज आपकी मर्जी से बैठेगा तो आपके फेवर में वर्डिक्ट देगा और वर्डिक्ट देने से आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए जो आर्बिट्रेरीनेस था, इस आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। और इस कॉलेजियम सिस्टम में देयर आर 5 members including CJI, Chief Justice of India, plus 4 other judges of Supreme Court. This is the collegium system of the Supreme Court. Similarly, High Court may be, every High Court has collegium systems, and this High Court has the 5 members, and the Chief Judge of High Court is the head of this. Judge of High Court is the head, and plus 4 other judges. अब इसमें क्या किया जाता है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये जो 5 लोगों की एक कमेटी है जिसका हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और रेस्ट 4 जजेस होते हैं। ये 4 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनकी और भी अचीवमेंट्स है, हु हैव गिवन ए प्रोमिनेंट वर्डिक्ट इन द इंडिया एंड एक्सेट्रा, एक रेप्यूटेड जजेस जो होते हैं ऑफ हाई कोर्ट्स, ऑल हाई कोर्ट्स of the India as well as the senior most lawyers, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रही है कि 10 years भी होना चाहिए फॉर द एडवोकेट्स एंड 5 years फॉर द जजेस। उनकी लिस्ट बना के उनकी सारे पैरामीटर्स को देख करके लिस्ट एक रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज ह्यूज पावर हियर। इट may accept the name of the person suggested by the other members, it may not accept, whatever way. But generally यहाँ पे कोशिश की जाती है 5 members में मेजॉरिटी के ग्राउंड पे उन नाम पे अपना डिसीजन लिया जाता है कि these are their pros and these are cons and etc. And after that collegium system prepare the list of the judges. ये जो लिस्ट बनाई जाती है, इस लिस्ट को कैबिनेट को भेजा जाता है। कैबिनेट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, Prime Ministers and etc. Prime Minister and their cabinet took the decisions which names should be finalized and which names should not be finalized. यहाँ पे कैबिनेट को बहुत कम पावर है। कैबिनेट को पावर एक 2 मैटर पे केवल है। एक मैटर पे अगर सिक्योरिटी रीजन से है कि किसी भी जज के नाम जिसका रिकमेंड किया गया है, अगर उससे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और दे आर involved in such type of activities, that is the terrorist activities or whatever be, तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा। इफ एवरीथिंग बी ओके देन इट विल बी ओके। दूसरा, ऑन द ग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द जजेस। अब ऐसा नहीं है कि जज का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, ही इज द करप्ट पर्सन, ही इज द अदर फेसिंग अदर चार्जेस एंड सो मेनी थिंग्स। तो सरकार के पास यहाँ केवल 2 मैटर पे ही काम करने का, वो ये नहीं पूछ सकता है आपने किसका नाम भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा। गवर्नमेंट डोंट हैव राइट टू आस्क इट। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इन 2 स्क्रूटनाइज के बाद जिसको ठीक मिलता है उसके नाम पे अप्रूवल दे देती है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट फिर बाउंड है। इफ सपोज गवर्नमेंट रेज सम क्वेश्चंस कंसर्निंग विद द नेम ऑफ एनी पर्सन, and there is a conflict between the Chief Justice of India and the Prime Minister, then Prime Minister has not much more powerful. Once it's sent back to the this collegium systems, if make some amendment, then very good. If don't make any amendment, and again send to the person, उसको दोबारा उस कैबिनेट को भेज देता है, तो कैबिनेट इज ऑलमोस्ट बाउंड टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पर्सन।
और उसके बाद कैबिनेट क्या करता है, उसके नाम के अप्रूवल करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति उसको अप्रूवल करके उनके नाम का ऑर्डर इशू करता है, और उसके बाद जाकर के किसी भी जज का अपॉइंटमेंट होता है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ प्रॉब्लम से है कि हमेशा नेता चाहते हैं कि जुडिशरी हमारे पैरों तले रहे, जो हम चाहें वैसा काम करें। जुडिशरी कहती है कि हम एग्जीक्यूटिव के गलत काम को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव से मिल जाएंगे, इफ देयर इज मिक्सिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द जुडिशरी, देन द पीपल विल नेवर गेट द जस्टिस। क्योंकि जुडिशरी अगर सही काम करता तो सॉरी एग्जीक्यूटिव अगर सही काम करता तो जुडिशरी की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो करप्शन हैं, जो और बहुत सारी चीज हैं, अपॉइंटमेंट में घोटाला है, रिटायरमेंट में बहुत सारी चीजों में जो चीज होती है, इसके कारण ही सुप्रीम इसी के कारण हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो वहां पे एनी हाउ जुडिशरी इज पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव इसलिए इस चीज को डिले कैसे करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास पावर तो है नहीं। वो क्या करता है कि जो नाम आता है उस नाम पे अपनी मोहर जो है, पता लगा 1 साल 2 साल 3 साल उस पे मोहर लगाने की कोशिश ही नहीं करता है, और उसको ठंडे बस्ते में रख देता है। जस्ट 1 मिनट। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि नेता को लगता था, प्रधानमंत्री को लगता था, कैबिनेट को लगता था कि जुडिशरी तो हमारे हाथ से निकल गई है और जब चाहेगी तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इन लोगों के एक नेक्सस बना, और बहुत सारे चार्जेस भी कॉलेजियम सिस्टम पे लग रहे थे। चार्जेस क्या लग रहे थे कि ज्यादातर देखो कि जज का बेटा ही जज बन रहा है, जिसके घर के कोई आदमी पहले से जुडिशरी में है, उनके अप्रोचेस होते हैं, उनकी लिंक्स होते हैं, उन्हीं के बच्चों को फिर से जुडिशरी में ला दिया जाता है। उनको कुछ नहीं तो LLB करा करके 10 साल की प्रैक्टिस करा करके और उठा करके उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दिए जाते हैं। उनका कोई एग्जाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दे विल बिकम द जज बाय द अप्रोच। So there was problems in the collegium system and people blamed that this method is faulty, और ये सत्य था, लगता भी लगता। तब जुडिशरी ने, तब सरकार ने सोचा कि हम एक ऐसा कानून बना दें जिसमें जजेज भी हो, जिसमें लॉ मिनिस्टर्स भी हो, और जिसमें कैबिनेट के भी प्रधानमंत्री भी हो सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो। ये सारी चीज के काफी डिस्कशन किया गया और एक कमीशन बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एंड दिस कमीशन मेक ए लॉट ऑफ द रिसर्चेज इन दैट फील्ड एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2013 एंड फर्स्ट टाइम दिस was introduced in 2013। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 5th September 2013, UPA government brought amendment bill, or this amendment bill was passed in Rajya Sabha. And when any bill is passed by Rajya Sabha and by chance Lok Sabha dissolve, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद लोकसभा का टेन्योर पूरा हो रहा था, मई 2014 में जनरल इलेक्शंस हुए। तो इस बिल को पास करने के बाद राज्यसभा में नेशनल
जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को पास करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर बिल कैसे पास हो, एक हाउस तो है ही नहीं। When NDA government came in the power, it tried to maintain again the same things and near about same point, little bit changes. It introduced in the Lok Sabha, and Lok Sabha passed it on 14 August 2000, 14th August 2014। क्योंकि इस बिल को पास करने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि विपक्ष भी चाह रहा था इस बिल को पास करने का और पक्ष के लोग भी चाह रहे थे। और नेचुरली अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो जाए तो कोई भी बिल लोकसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा में पास हो सकता है। एंड सिंस इट वाज कंसर्न्ड विद judicial activism, every leader felt that they are victim of the judiciary and etc. उनके समझ में भले जुडिशरी अपना सही काम करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जुडिशरी को खरीद लें, जुडिशरी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें। और इस बिल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जजेस के साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे और कुछ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को। The bill was passed by the Lok Sabha. The bill was again passed by the Rajya Sabha with some other amendments, and ultimately it was signed by the President of India. And after the signing of the President of India, it will become National Judicial Appointment Act. ये कानून बन गया। जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर किसी भी बिल पे हो जाता है तो कानून बन जाता है। कानून बनने का मतलब ये हो गया कि अब जजों का अपॉइंटमेंट इस रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है या करना था। लेकिन जुडिशरी भी शांति से नहीं बैठी। जुडिशरी अगेन टेक, एंड दैट वाज द 99th, इट वाज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जुडिशरी ने इस पॉइंट को सुमोटो लेकर के on 16th October 2015 Supreme Court took this matter sumoto। सुमोटो का मतलब है कि कोई कोर्ट में जाके केस ना भी फाइल करे तभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो न्यूज़पेपर के थ्रू, चैनल के थ्रू, लोगों के एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी केस को ले सकता है। तो इसने क्या किया, इन्होंने 16 अक्टूबर 2015 16 अक्टूबर 2015 ये जो नेशनल एनजेजे था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, इसको इसने क्वेश कर दिया। क्वेश करने का मतलब इसको इसने नल एंड वाइड कर दिया, पूरा बना बनाया कानून। अब यहाँ पे आपको जुडिशरी की ताकत समझनी चाहिए कि नेतागण पूरी मेहनत करके किसी भी तरह से इस बिल को ले आए कि अब हम जुडिशरी को पैरालाइज कर देंगे। लेकिन अब वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन द लीडर्स विल बी इन अपॉइंटमेंट कमिटी देन डेफिनेटली देयर विल बी सम पॉलिटिक्स। आप देखते हैं सीबीआई के डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट में आपको होता है, आरबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में, सब जगह पे जहां नेतागण हैं वहां पे पॉलिटिक्स होती है। तो जुडिशरी ने इसको सो मोटो इसीलिए लिया कि अगर ऐसा हो गया तो जुडिशरी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, और टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इट क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड दैट दिस इनक्रोच द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके कारण आज के समय में फिर से कॉलेजियन सिस्टम लागू हो गया है, और जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसी कॉलेजियन सिस्टम के अंतर्गत होता है। और ये सिचुएशन कब आई? दिस सिचुएशन वाज फेस्ड व्हेन मिस्टर ठाकुर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर ठाकुर, ही वाज फ्रॉम आई थिंक हिमाचल प्रदेश, ही was the first judge who became Chief Justice of India
बीइंग एज एडवोकेट। नहीं तो कोई भी एडवोकेट जज तक तो पहुंच जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं पहुंचता है, क्योंकि सरकार और जुडिशरी में खींचातानी स्टार्ट हो गई। तो सरकार ने भी अपना बदला लेने की कोशिश किया। व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर ठाकुर sent the name of the several judges by the collegiate system, government don't took any decisions up to 1.5 years। और पब्लिकली जज को, पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को पब्लिकली बोलना पड़ा कि ये सरकार इतनी अच्छी नहीं है कि ये जजेस के अपॉइंटमेंट में कोऑपरेट करे। ना तो उन्होंने रिटर्न किया, अगर रिटर्न कर देता तो फिर से दोबारा भेज देते, देन कैबिनेट वाज कंपेल्ड टू गिव द असेंट। 1-1.5 साल तक रोक के रखा मोदी गवर्नमेंट ने। जब उसके बाद फिर जब पब्लिक में उनका क्रिटिसिज्म होने लगा, लोगों को डिबेट डिस्कशंस में आने लगा कि गवर्नमेंट इज डूइंग रॉन्ग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड एक्सेट्रा, देन द डिसीजन हैज बीन टेकन एंड सेवरल नेम हैज बीन फाइनलाइज्ड। बट आज भी आप समझिए भारत की जुडिशरी का सिचुएशन बहुत ही खराब है। केवल 31 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, और 31 जज में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बिजी रहता है, एंड देयर आर एंकर जजेस एंड a lot of the vacancy that is vacant in the Supreme Court, in the High Courts। कर्नाटका हाई कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी है। इलाहाबाद इज द बिगेस्ट हाई कोर्ट विच है मोर देन 100 जजेस, वहां पे वैकेंसी खाली है। लेकिन सरकारी, चाहे ये वाली हो चाहे इससे पहले की रही हो, ये लोग कभी भी पूरे जज का स्ट्रेंथ पूरा नहीं करते हैं। और इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ द जजेस, नेचुरली हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनी जस्टिस विद द कोर्ट? सवाल ही नहीं है। जहां लाखों लाख करोड़ों, आप इमेजिन कर सकते हैं चेक बाउंस की केस लगभग 20 लाख कोर्ट में पड़े हैं, 20 लाख केसेस ऑफ द चेक बाउंस, दैट इज इन। तो अगर आप जुडिशरी से बहुत ज्यादा आशा करो तो आज के समय में बहुत ज्यादा वाइज नहीं है। उसका कई रीजन है। एक तो रीजन है कि ओवरबर्डन ऑन द जजेस। एक जज दिन भर में कितना केस सुनेगा? 50 केस सुनेगा, 40 केस सुनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं सुनेगा ना, क्योंकि एवरी क्लाइंट मस्ट हैव गिव टू 5 मिनट 10 मिनट एंड एक्सेट्रा। और जज मुश्किल से 10 मिनट का टाइम जज देता है, इससे ज्यादा उसके पास टाइम नहीं होता है टू लिसन द वन मैटर। तो 10 मिनट में आपका फ्यूचर बनेगा बिगड़ेगा कोई नहीं जानता है। दूसरी चीज, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह करप्शन है। करप्शन इन सेंस कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपको जुडिशरी मिलेगी, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आपकी जो केस की वहां पे केस लगता है, इतनी तारीख को आपकी केस लगेगी, उसके लिए भी पेशकार को पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद वो आपकी लिस्टिंग करेगा। कुछ तो नेचुरल हर्डल्स भी है। नेचुरल हर्डल्स मतलब कि a lot of the case are pending, how can give the date? नेचुरली अगर 2 महीना 4 महीना पहले की केस लगी हुई है तो उसके बीच में तो केस रख नहीं सकते, उसके बाद ही केस रखेंगे। तो इफ यू गो इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, जो बिग हाई कोर्ट है, यू विल गेट डेट आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, हो सकता है 1.5 साल बाद भी मिले। सुप्रीम कोर्ट में 2-2, 3-3 साल तक डेट नहीं लगती है। तो पहले तो आपकी केस की डेट ही नहीं लगती है। डेट लगेगी तो फिर डिस्कशन होगा। डिस्कशन में एक दिन के डिस्कशन में कुछ होता नहीं है, कई सालों साल डिस्कशन चलते रहते हैं। और अल्टीमेटली इफ सम वर्डिक्ट कम्स, सपोज यू आर डिफीटेड इन वन कोर्ट, मान लो आपने लोअर कोर्ट में केस को हार गए, तो आप उससे हायर कोर्ट में जाओगे। पहले सिंगल बेंच होगा, फिर डबल बेंच होगा, मल्टीपल बेंच होगा, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सेट्रा। तो जुडिशरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। बहुत बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये विश्वास है कि जुडिशरी में जस्टिस मिल जाता है लोगों को, और अल्टीमेटली दैट्स द बिल। आप देखिए आपके एपीपीएससी के 2017 के एग्जाम में क्या क्या खेल हुआ। स्टूडेंट मूव टू द ईटानगर ब्रांच, आप गुवाहाटी ब्रांच, some decision came in the favor of the commerce student and etc. Then commission moved in a higher bench, then again some decision came, then high court, and इस तरह से कितनी बार केसेस हुए। और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, आज के समय में क्या हुआ, जो बच्चों ने भी ठीक से बैठ करके तैयारी किया,
आज वो अधिकारी बन गए, आज डिप्टी एसपी की ज्वाइनिंग हो गई है और एपीपीसीएस की ज्वाइनिंग होने जा रही है। लेकिन जो केवल नेतागिरी में पड़े रहे और एक दूसरे की टांग खींचने में पड़े रहे, जो कि दिस इट इज द बिगेस्ट बैड थिंग इन द अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे गंदी आदत है अरुणाचल में कि लेग पुलिंग इज द फर्स्ट एंड अदर थिंग्स इज द सेकंड। आता जाता कुछ नहीं, लेकिन लेग पुलिंग करेंगे जरूर। प्रॉब्लम है कि दे डोंट आर फैमिलियर विद द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दे डोंट आर फैमिलियर विद द रियलिटी ऑफ द सिस्टम। वो समझते हैं कि केवल धरने प्रदर्शन से ही सारा काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ इतने धरने प्रदर्शन हुए, लोग मर भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी जिसको ऑफिसर बनना था वो ऑफिसर बन गया है। तो आप लोगों को एक ही सलाह है, आप अपनी पढ़ाई करिए, आपका नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर फॉर अदर एनीवन। चलिए, तो ये तो हमारी कॉलेजियन सिस्टम था, और उस कॉलेजियन सिस्टम के ग्राउंड पे आज के समय में जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड एक्सेट्रा, दे आर अपॉइंटेड. After appointment, what happened? Judge took the oath. Qualification I have given, oath system. Oath, जब राष्ट्रपति ऑर्डर इशू कर देता है कि दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट or suppose Supreme Court, then if any judge is appointed in Supreme Court, then they took the oath before the President of India. President of India. And if Chief Justice CJI, he also took the oath before the President of India. यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी देखिए, President took the oath before the Chief Justice of India, and Chief Justice of India took the oath before the President of India. If some question is asked, who is the superior and who is inferior, so you should always give the reply in a balanced manner. There is no meaning of superiority or inferiority, because it is well-established procedure that Chief Justice of India took the oath before the President of India, and President is authority to appoint the Chief Justice of India. अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही है, भले कॉलेजियन सिस्टम से उनका चयन किया गया, कैसे किया गया, क्या किया गया, बट अल्टीमेट अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन प्रोसेस. तो नेचुरली है कि चीफ जस्टिस तो प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करता है ना, प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है. और ओथ का प्रोसीजर है, इसलिए चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर द ओथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, दे टुक द ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट. और इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नर को भी इंक्लूड किया जाता है. जिस स्टेट का गवर्नर, जिस स्टेट का जज अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां पे उसका उस हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस होगा उसको, उस स्टेट के गवर्नर को, उनको भी कंसल्टेशन में लिया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है, उनकी भी राय देखी जाती है कि हु शुड बी द जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट. तो जज का अपॉइंटमेंट that is done by the collegial system. They are consulted by the governor of the state. They administer oath before the governor of the state. अगर कोई भी ईटानगर ब्रांच, नाहरलगुन ब्रांच का अगर जज बन के आएगा, तो उसको बीडी मिश्रा के सामने ओथ लेना ही लेना होगा, तभी वो जज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. विदाउट ओथ nobody can become the judge. Now, ये तो रही बात आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. लोअर कोर्ट्स में कैसे होता है? व्हाट आर द प्रोसीजर टू अपॉइंट द जजेस इन द लोअर कोर्ट? लोअर कोर्ट में जनरली द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दे कंडक्ट द एग्जाम्स, एंड इन दैट एग्जाम्स people participate in that exams, and after that they are appointed. So in state government, in lower judiciary,
दे कम्स बाय ओपन। लेकिन वहां भी प्रोसीजर है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ तो देयर आर सम दे कम्स दे आर फ्रेशर्स, क्वालिफिकेशन इज ओनली द law graduate, but there are some posts, higher posts in that, जिसके लिए कंपलसरी है कि दे मस्ट हैव प्रैक्टिस 6 years इन कोर्ट, आफ्टर दैट दे कैन अप्लाई एंड दे कैन बिकम द जज ऑफ द लोअर। तो अब लोअर कोर्ट की जो पूरी गवर्निंग होती है, द गवर्निंग ऑफ द लोअर कोर्ट इज टोटली इन हैंड ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीजों को अपॉइंटमेंट के बाद ये सारे काम को देखता है। कमीशन केवल उनको रिकमेंड करता है कि नाउ दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, एंड आफ्टर सेंडिंग द रिकमेंडेशन टू द हाई कोर्ट इशू द ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट, एंड आफ्टर दैट पर्सन विल बिकम द जज। अब जुडिशरी के सामने सबसे जज बनने का फायदा क्या है वो समझिए। जज के सामने चाहे आपका कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, वो जज के सामने खड़े होकर के बात करेगा, क्योंकि जुडिशरी सबसे हायर मानी जाती है। नॉर्मली इनफॉर्मली तो सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन नॉर्मली सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, डिप्टी एसपी एक्सेट्रा, ज्यादातर यही लोग जाते हैं कोर्ट में, और ये लोग कोर्ट में वहां जाकर के अपनी हाजिरी में अपने जो केस है उसको प्लीड करते हैं बिफोर द जज। तो जज का यहीं पे वैल्यू बढ़ जाती है कि देयर वैल्यू इज इंक्रीज। नाउ रिमूवल ऑफ द जजेस, रिमूवल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द वर्ड रिमूवल इज यूज, द वर्ड इम्पीचमेंट इज नॉट यूज। Impeachment word is absolutely wrong at this stage, because impeachment word is only used for one post, that post is the President of India. I have already discussed the difference in the impeachment and removal process. Removal process में क्या होता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज, or Chief Justice of High Court, or judges of the Supreme Court, or Chief Justice of Supreme Court, it found they are guilty of the misbehavior, they are not doing work according as per Constitution of India, then there is a procedure to remove them. But removal is not very easy, it is a very tough process. Why? Procedure is that if anybody want to remove the judges of suppose one High Court, या सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट एवर वे, तो 100 members of the Lok Sabha they must sign, and 50 members of the Rajya Sabha they must sign. और जो प्रपोजल लाया जाएगा आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द 50 member in Rajya Sabha and after signature of the 100 members in Lok Sabha, then that proposal is given to the speaker oblique chairman. It depends on the chairman, or speaker will accept the resolution and not accept the resolution. आपको पता होना चाहिए बीच में एक मिश्रा जी थे, उनके नाम पे बहुत सारा करप्शन हो रहा था, और वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चला रहे थे, वो गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन दे रहे थे। Then people raise the question, because any judge is not a party worker, उसको जो सही होता है वो करना है। इसलिए देखिए कभी कभी सरकार कुछ करती है, टफ से टफ करती है, लेकिन जुडिशरी इम्पार्शियल होकर के उसको क्वेश्चन कर देती है। तो द मोशन वाज स्टार्टेड इन राज्यसभा, कांग्रेस एंड अदर पार्टी दे ट्राई टू ब्रिंग द मोशन इन राज्यसभा, बट एम वेंकैया नायडू वाज द चेयरमैन, ही डिडंट एक्सेप्ट द मोशन। अगर मोशन एक्सेप्ट हो जाता लोकसभा या राज्यसभा जहां पे लाया गया है, उसके बाद एक कमिटी बनती 3 members की। The 3-member committee scrutinized the ground of the charges imposed on the removal of the judge. ये जो charges इसके ऊपर लगाया जा रहा है, that may be the corruption charges, that may be some character charges, that may be some any other charges. Is it right or it is wrong? If they find it is okay, so charges are okay, then the motion, then the committee gives the 14 days notice to the concerned person. Concerned person
has right to put their view before the committee. If the committee again not satisfied with the answer of that, then it started in the Lok Sabha and Rajya Sabha. और लोकसभा और राज्यसभा में फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से उनको हटाने का प्रोसेस होगा. If he is removed in one house, then the motion will go into another house. Same procedure will be adopted in the second house also, and when it is passed by the both house, then it go for the assent of the President of India. And President of India has power to remove them. When he will sign, the concerned person will remove. अब आज तक ये भारत का इतिहास है, अच्छी बात है कि कभी भी अभी कोई भी इंसान के ऊपर ऐसा पास नहीं हुआ है. बट सेवरल टाइम्स इट हैज टेकन प्लेस, स्पेशली द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. कई जज थे इसके पहले, अभी अगर याद कीजिए तो 5-6 साल पहले देयर वाज अ जज फ्रॉम, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम द कोलकाता हाई कोर्ट, एंड he was involved in the corruption and so many things. The committee clearly told the charges is 100% correct. The motion was moved in the parliament. Not only this, the motion is passed in one house, Lok Sabha. That time, I think it was the UPA government. When the motion was passed in one house and it goes for second house, again the procedure is adopted and it was about to pass. केवल कुछ घंटे बचे थे कि राज्यसभा में भी वो मोशन पास हो जाता. उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता, बाउंड थे प्रेसिडेंट. तब उनको कहीं से भगवान ने सद्बुद्धि दिया और देन दैट जज रिजाइन. तो जब जज रिजाइन कर दिया, जिसके लिए सारा खेल ही हो रहा था, देन द मोशन इज स्टॉप्ड एंड अल्टीमेटली द इमेज ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस इज नॉट पास्ड. तो ये भारत का इतिहास है कि अभी तक किसी भी जज के खिलाफ हमें रिमूवल प्रोसेस से हटाया नहीं गया है. और अच्छा भी है क्योंकि जुडिशरी की सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए कम से कम जुडिशरी को साफ होना चाहिए. और दिस इज द रीजन व्हाई जुडिशरी ऑलवेज डेयर टू गिव द जस्टिस टू द सफरर्स. इट मे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ज्यादातर आप देखोगे सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है जुडिशरी. आप देखिए, खुद ही देख लीजिए कि इन द मैटर ऑफ द आधार कार्ड, लिंकेज ऑफ आधार कार्ड, गवर्नमेंट ट्राई टू इट्स बेस्ट टू मैनिपुलेट एंड व्हाट एवर, पूरा जोर लगा दिया. लेकिन उसके बाद भी जुडिशरी को लगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है. इट इज अ मैटर ऑफ द लाइफ ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, and life of the privacy of the person cannot be challenged at any cost. Then the judiciary stopped, and today several times, several cases judiciary has taken a tremendous decision. So judiciary, the image of the judiciary is again same. But nowadays you can say sometimes judiciary is not taking. Let's say you can say in the case of the CAA, when the people move in the Supreme Court and High Court to stay this or to take and average it, Supreme Court directly refused. When Article 370 has been imposed, that has been the quest and etc. Again, Supreme Court tells we don't have time to listen the matter. Again, in the case of recent migrations of the laborers, when the social workers and etc. they moved to the judiciary and asked to take the actions against the government because it is a matter of life and etc. Judiciary did not take it seriously. But अभी कुछ दिन पहले जुडिशरी ने सो मोटो, मिस्टर प्रशांत भूषण है, उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर सो मोटो लिया है. अब सोचिए, बड़े बड़े मैटर्स को लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन किसी को अगर परेशान करना है तो सो मोटो लिया. सो मोटो में क्या है कि Mr. Prashant Bhushan is a prominent lawyer. He passed the comment against the Chief Justice of India because the Chief Justice of India has posted one photograph on the bike of around 50 lakh rupees, and he didn't wear the helmet and he didn't use the mask. तो इसके कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चिढ़ गए और उन्होंने सो मोटो लेकर के उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनिशिएट कर दिया.
तो जुडिशरी भी इस समय बहुत मैनिपुलेटेड चल रही है। प्रॉब्लम यही है कि पीपल विल गो हियर इफ समथिंग जस्टिस इज गोइंग ऑन, हु विल गिव द जस्टिस? नाउ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस, ये सब चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसकी फिगर वैल्यू को नहीं देने जा रहे हैं। देयर आर अंदर जजेस लाइक एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस, acting chief justice, one post that is the acting chief justice. Acting CJI. If the chief justice of India is not capable to perform their duty due to any reasons, due to illness, due to whatever the other reasons may be, then the president can appoint the judge of Supreme Court as acting chief justice of India. Criteria is the same. The office of chief justice of India should be vacant. Chief justice of India is temporarily absent, or chief justice of India is unable to perform the duty of his office. तो ये जो active chief justice of India होते हैं, they will perform the duty of the CJI. और जनरली होता क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस का चार्ज दे दिया जाता है। एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड फॉर टेम्पोररी पीरियड। और एक टेम्पोररी पीरियड इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी कारण से कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कोरम, if the quorum is not completed to run the proceedings of the Supreme Court or High Court, then जो पहले के जजेस हैं या किसी और लोगों को ला करके टेम्पोररी ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द एडहॉक जजेस। सिमिलरली रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस, आज इतनी क्राइसिस है जजेस की, आप हाई कोर्ट्स में चले जाइए, बहुत सारे वहां रिटायर्ड जजेस हैं, और रिटायर्ड जजेस दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटी, गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग परमानेंट। अब इनकी एज क्या है, एज भी समझ लीजिए, एंड व्हेन ही विल रिटायर। फॉर द सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम एज इज द 65 ईयर्स, एंड फॉर द हाई कोर्ट मैक्सिमम एज इज द 62 ईयर्स। That is the age of retirement. और इसके बाद ऐसा प्रोविजन किया गया है कि इन लोगों को सिक्योरिटी भी दी गई है, एंड इट हैज आल्सो बी गिवन दैट देयर शुड बी नो मैटर ऑफ प्रॉफिट। जैसे इफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर, he should not get any post of office of profit। वो इसीलिए किया गया कि सरकार ऐसा ना हो कि लालच दे करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने फेवर में करा दे। लेकिन आप रंजन गोगोई को देख लीजिए, रंजन गोगोई gives the verdict in the favor of the in favor of the government. He got the butt of the राज्यसभा members। तो आज सरकारें क्या कर रही हैं, आज सरकारें जुडिशरी को भी एकदम बर्बाद करके रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर जज उनके मन का काम नहीं करेगा तो दूसरे तरह से टार्चर करेंगे, और इफ दे विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू हिम देन दे विल रिवार्ड इट। अब चूंकि रोक ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन नॉट डू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो बट he or she can become the member of parliamentary, he or she can become the member of the UPSC, he or she can get another post। तो यहाँ पे लाभ को जानबूझ करके इस तरह से लोग कर रहे हैं कि जिसके कारण जजेस जो है उनके फेवर में दे। यद्यप उनको इंडिपेंडेंसी के लिए सेवरल प्रोसीजर्स हैज बीन अडॉप्टेड। व्हाट आर द प्रोसीजर्स? इंडिपेंडेंसी, कि जज हमेशा इंडिपेंडेंट हो। जज का सबसे पहला एक टेन्योर इज फिक्स्ड, बीच में जज को नहीं हटा सकते हैं। Only one way to remove is the removal process. You can't arbitrarily remove to any judge. Second thing, their salaries and emoluments that are
charge on the consolidated fund of India and that is not voted in the parliament. तो उनको इस बात का भी डर नहीं है कि हमारा जो खर्च हो रहा है वो पार्लियामेंट में जाएगा, लोग मैटर करेंगे. तो all the expenses of judges that comes from consolidated fund of India which is not votable. वोट होता ही नहीं है, तो जो मन है उनको सारी फैसिलिटीज दे दी जाती है. इसके साथ साथ कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस. आप जुडिशरी के किसी भी जज का कंडक्ट जब तक वो जुडिशरी में है आप नहीं डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बिकम द मैटर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है उसको भी समझ लीजिए. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नथिंग, इट इज सिंपली द वर्ड यूज कि द पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग द जज, पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट. The procedure contempt of court, if it is proved, then there is a procedure of 2 years imprisonment or 2000 rupee penalty. तो बहुत कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है डराने का कि अगर आप जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे. आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना है तो आके जुडिशरी को बोलिए कि नहीं हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जुडिशरी फट से माफ कर देंगे. तो all these things that have given to make independence. Now, jurisdictions and power of the Supreme Court. Jurisdictions and powers. Jurisdiction and power. इसकी 7 jurisdiction है. First is the original jurisdiction. Original jurisdiction. Original jurisdiction means when case can be directly filed in the Supreme Court. This case can be filed in the Supreme Court in 3 matters. कौन कौन से मैटर्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? One matter is if it is concerned with center and 1 or more states. Center or 1 or more state. मान लीजिए कोई मैटर केंद्र और राज्यों के बीच का मैटर हो तो ऐसे मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. सेकेंड, सेंटर एंड 1 स्टेट. States and states. States and states. If some matter is between the 2 states, center or 1 state or more states, states and states, then third type is between the 2 states. हो गया, ठीक है. ये 2 पॉइंट है. इन पॉइंट्स पे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए रिवर डिस्प्यूट मैटर है, तो रिवर डिस्प्यूट मैटर कैन नॉट बी ब्रॉट इन वन हाई कोर्ट बिकॉज रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. कोई मैटर एक स्टेट का और सुप्रीम कोर्ट हाई कंट्री का है तो उसमें जाएगा. कोई मैटर एक स्टेट और मल्टीपल स्टेट और 1 सेंटर का है तो दैट विल गो. So that matter is known as the original jurisdiction. जैसे नदी बंटवारा, रोड ट्रांसपोर्ट इश्यूज एक्सेट्रा, जहां जो कई स्टेट से होकर गुजरता है. सेकेंड इज रिट जुरिस्डिक्शन. रिट jurisdiction. As I have already told, कि Supreme Court has power to issue the 5 writs, and that are habeas corpus, certiorari, mandamus, and etc. तो ये जो matter which is concerned with the fundamental rights that can directly file case in the Supreme Court, and Supreme Court will listen it. Third, appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction means जब कोई भी मैटर हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति हार जाएगा
तो उसके अपील ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा, तो सच मैटर गोज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. बट कंडीशन इज दैट इन दिस केस कंसर्न पर्सन मस्ट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसकी सर्टिफिकेट ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करेगा, अदरवाइज नॉट. एंड 1 month टाइम इज गिवन टू इश्यू द सर्टिफिकेट. इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन advisory jurisdiction means the President of India can take advice from the Chief Justice of India, and it has been done several times. Sometimes Supreme Court has given the advice and sometimes Supreme Court has not given the advice. जैसे यही बाबरी मस्जिद राम मुद्दा जो है, जो अभी कल मंदिर बनने जा रहा है, इससे रिलेटेड मैटर में सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 93 में एडवाइजरी मांगी थी कि व्हाट आर एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसर्न मैटर ऑफ द दिस डिस्प्यूटेड मैटर्स. तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर हम ऐसा इस पे कोई मैटर डिसीजन दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली रिफ्यूज्ड एंड इट डोंट इंटरफेयर. So in this case, both are the three. Supreme Court may be refused to give any advice. President is also not bound to accept the advice. वैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो कंपल्सरी हो जाता है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन अगर इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देता भी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड. ही मे एक्सेप्ट एंड ही मे नॉट बी एक्सेप्ट. जो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो बोथ हैव द फ्री हैंड सिस्टम. एंड नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब वो है कि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आता है वो स्टोर करके रख लिया जाता है आगे की केस के लिए. तो जब कभी भी सिमिलर मैटर्स का कोई केस आएगा तो उसके लिए ज्यादा हियरिंग नहीं होती है. जो लॉयर है उसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को लाके दिखा देता है कि दिस इज द मैटर इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन द वर्डिक्ट, एंड जज उसको पढ़ लेता है, लगता है कि सेम चीज है तो उसी ऑर्डर को कंटिन्यू कर देता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ ऑर्डर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. एंड सिमिलर फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट्स के भी जो जजमेंट्स होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं. जैसे आपके मैटर्स में इस एपीपीएससी मैटर में जो भी जजमेंट डबल बेंच ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आ गया. अब ये पूरे देश के किसी भी पीएससी में अगर ऐसा मैटर आएगा तो वो मैटर कोर्ट किया जाएगा और कोर्ट उसको जज उसको चेक करेगा कि इट इज ओके, एंड इफ इट इज ओके देन दैट डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन. इसके अलावा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू आप जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू में अगर कोई भी कानून बनता है, सपोज पार्लियामेंट मेक एनी लॉ कंसर्निंग विद एनी मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल सीए या व्हाट एवर, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको जुडिशियल रिव्यू में लेकर के उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, इसकी वैलिडिटी को चेक कर सकता है, एंड आफ्टर दैट इफ इट फाउंड इट इज नॉट ओके इट कैन क्वेश्चन इट. पूरा खत्म कर सकता है, कुछ पार्ट को खत्म कर सकता है, कुछ चेंज करा सकता है, ये सारी चीजें हैं. तो दिस इज द बिगेस्ट पावर इन हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा सम मिसलेनियस पावर इज आल्सो गिवन, अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ expenses of the judiciary and etc. that is also in hand of the judiciary. So this topic is over. Now if anyone has any questions you may ask the